सर नॉन टेक से तो वैसे भी मैं बहुत अनफेमिलियर था, मेरे को ये एक्सपीरियंस पता है, डर लगने वाला। पर मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला था। बस आपको रोकना चाहूंगा, रीजनिंग में कितने मार्क्स आए थे आपके? सर रीजनिंग में 50 आए थे। वेरी गुड, हेड्स ऑफ यू यार। बहुत ही अच्छा, शानदार, मतलब 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स। कोई 10 साल या 5 साल के मत लगाइएगा। तो टोटल जो पी वाई, और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं इलेक्ट्रिकल में, अगर आप थोड़ा थोड़ा लगाएंगे हर एक दिन करके तो आई थिंक 2 महीने में वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सभी का इंजीनियर्स वाला में। जैसा आप लोगों को सबको पता है कि एसएससी जेई का रिजल्ट आया है और करीब करीब अगर टॉप 100 टॉप 200 में देखे जाए तो हर दूसरा तीसरा बच्चा इंजीनियरिंग वाला से है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको इसके साथ में एक है ना, हमारे साथ में अरिंदम है। तो सबसे पहले अरिंदम, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरिंदम का सिलेक्शन हुआ है एसएससी जेई में। तो अरिंदम एक बार है ना, मेरे को अपनी रैंक और आपका कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है वो बता दीजिए एक बार। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं माई सेल्फ अरिंदम कुठियाला, मैं बेसिकली शिमला से हूँ। मैंने अभी एसएससी जे 2024 में रैंक AR 100 स्कोर किया है और मेरे को MES मिला, माई फर्स्ट प्रेफरेंस। अच्छा, एमईएस प्रेफरेंस था अरिंदम का और मिला है। तो अरिंदम, सबसे पहले तो यार बहुत बहुत मुबारक। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑल इंडिया रैंक 100 यानी कि टॉप 100 नहीं कहूंगा मैं इसको, है ना। इसके अलावा अरिंदम छोटी छोटी चीजें एक दो पूछ लेते हैं। तो है ना, आपने कौन से बैच से आप पढ़ाई कर रहे थे? अगर ईडब्ल्यू में आपने ज्वाइन किया था तो किस बैच में आपने ज्वाइन किया था? सर मैंने जब ज्वाइन किया था मैंने अशोका बैच 2023D लिया था, क्योंकि एक्चुअली मेरे को रिकॉर्डेड में सारा देखा है, मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस ही देखता हूँ मैं। इधर नेट थोड़ा स्लो चलता है तो लाइव होता नहीं है इधर। तो फिर मैंने रिकॉर्डेड में देखा था सारा सेशन, अशोका बैच 2023D। तो अशोका के हैं। जी सर। यस सर। कई सारे बच्चों को ऐसा इश्यू रहता है, तो ये है कि हाँ, ऐसा मतलब कई सारे बच्चे रिकॉर्डेड मोड में भी प्रेफर करते हैं। तो आपने AIR 100 का सिलेक्शन लिया है एसएससी जेई में और एमईएस डिपार्टमेंट आपको मिला है। तो जब रिजल्ट देखा था तो सबसे पहले माँ बाप को ही बताया होगा कि पापा सिलेक्शन हो गया है। तो कैसा रिस्पॉन्स था मम्मी पापा? क्या लगा कि बेटा हमारा रोजगार हुआ है, वो भी इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में? सर घर में खुशी का माहौल तो हो ही गया, उनको उम्मीदें भी काफी थी। मेरे को उन बड़े खुश थे वो। मेरा ब्रदर भी है, वो भी बड़ा हैप्पी था। आज जो पहुंचे हम इधर उनके वजह से ही पहुंचे हैं। चलिए, अरिंदम एक चीज और, जैसे थोड़ा सा है ना, घर की थोड़ी बात भी कर लेते हैं अपन, है ना। तो अरिंदम, पापा क्या करते हैं आपके अभी? सर मेरे फादर शॉपकीपर है, बिजनेसमैन अच्छा 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 अच्छा, किस चीज की शॉप है? है सर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। अरे भाई सही है, फिर तो वहां सीखते प्रैक्टिकल तो नॉर्मल हो जाते होंगे कि चल कुछ बना लेते ये हैं बैठ के। ये सर मैंने इलेक्ट्रिकल में बीटेक इसलिए की थी, मैंने सोचा था दुकान बैठ जाएंगे अब डिग्री के बाद, पर फिर मन चेंज हो गया। चलो, बहुत अच्छी बात है ना। अरे ना, एक चीज और, जैसे कि आप है ना तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी तो कर ही रहे हैं, इसके साथ में क्या ऐसा भी था क्या कि है ना आप शॉप पे पापा का सपोर्ट करते थे, या ये था कि नहीं मैं 100% पढ़ाई करूंगा, पापा अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं करेंगे, मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूंगा, या ये था कि आप पापा का सपोर्ट भी साथ में करते थे और पढ़ाई भी कर रहे थे? क्या सीन था आपका? सर मैंने जब अपना डिसीजन बताया कि मैंने गवर्नमेंट जॉब परस्यू करनी है, तो मेरे फादर ने बोला 1 साल है बेटा, देख ले जो करना है कर ले। पर फिर जब वो होते नहीं है तब मैं चले जाता हूँ, ऐसे मैं जाता नहीं हूँ इतना। पर आजकल मैं जा रहा था 2-3 महीने से, जब रिजल्ट की वेट करते हुए। वरना ऐसे होते हैं जब शॉप में, तब मैं नहीं जाता। अच्छा, बहुत सही। नहीं मतलब आपने जो सभी एक्चुअली सारे स्टूडेंट्स का ये मोटिव होना भी चाहिए कि अपने माता-पिता को एनी हाउ सिचुएशन से निकालना है। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपने एक ही साल में तैयारी की और इतने अच्छे से आपने एकदम जो है टॉप 100 में आप आ गए। तो आप अपने जूनियर्स के लिए क्या कहना चाहोगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैनिक रहते हैं कि सर हमारा 1 साल में होगा या नहीं होगा, या हमें दूसरे साल भी ड्रॉप लेना होगा? स्पेशली जो फ्रेशर्स बच्चे अभी आ रहे हैं, जो 2025 से पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या गाइड करना चाहोगे? सर SSC जेई इतना हार्ड एग्जाम नहीं है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, पर सिलेबस इतना हार्ड नहीं है, इजी टाइप है, ऐसा कुछ है नहीं है इसमें। अगर कोई बच्चा 8 महीने भी डेडिकेशन से पढ़े 60 आवर्स अ वीक, तो काफी है मेरे ख्याल से, उसका आराम से हो जाना चाहिए सिलेक्शन। उससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, तो जहां तक मैंने पढ़ाई की मेरे को तो यही लगा। अनंतम, बिल्कुल एक सही। एक क्वेश्चन मेरा है कि आप कौन से ईयर से पास आउट हो अभी?
सर 2023। 2023। और आपने, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएससी जेई का कि सेकंड अटेम्प्ट था? सर फर्स्ट था, एक बार मैंने पहले भी फॉर्म भरा था पर वो रिजेक्ट हो गया था फॉर्म। अच्छा फिर फॉर्म। हम्म। अच्छा फॉर्म उसके रिजेक्ट हो बाद गया, यानी जब कि आपने पहली बार पेपर दिया था एसएससी जेई का और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और AIR 100 लेके आए हो। और नहीं तो क्या। यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अरिंदम, यहाँ पे एक कॉमन सा क्वेश्चन ये आता है और बहुत बार इस क्वेश्चन को हम डिस्कस भी कर चुके हैं, मैं और लॉरेंस सर, कि बच्चे नॉन टेक से बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बीइंग टेक्निकल, सर हमें मशीन बड़ा अच्छा लगता है, हमें नेटवर्क बड़ा अच्छा लगता है, सर हमको पावर सिस्टम भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर हमसे साइंस वाला पोर्शन भी होता नहीं है, विटामिन पढ़ना सर हमें एकदम सर दर्द होता है। सर क किसने बाबर को मारा था, कौन हुमायूँ कब कहाँ गया था, जहांगीर कब कहाँ गया था, तो उनको लगता है कि सर ये सारी चीज़ों को हम किस तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आप अपनी जर्नी का कुछ वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि जिससे बच्चों को नॉन टेक्निकल की थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि कहीं न कहीं हम सब ये जानते हैं कि नॉन टेक्निकल नहीं तो सिलेक्शन नहीं, और वो सीधा-सीधा हमारे लिए 100 जो मार्क्स हैं, 100 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे जो है कैरी करता है सीधा-सीधा। सर नॉन टेक से तो वैसे भी मैं बहुत अनफेमिलियर था, मेरे को ये एक्सपीरियंस पता है, डर लगने वाला। पर मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला था। अगर दिन में 10 घंटे पढ़ाई करनी है तो मेरा ऐसा था, 6:2 रेशो में मैं करता था। 6 घंटे टेक्निकल, 2 घंटे जीके जीएस और 2 घंटे रीजनिंग। मैं इसी फॉर्मूले से करता गया डेली, कंसिस्टेंटली, और मेरा तो हो गया। मतलब काफी अच्छा रहा मेरा। ऐसा कुछ है नहीं है, पर ये है कि अपना जो नॉन टेक है, अगर इतनी आपको हैबिट नहीं है नॉन टेक करने की और इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, तो लिमिटेड सा पढ़ना चाहिए, ज्यादा रायता नहीं फैलाना चाहिए। जितना पढ़ाते हैं कोर्स में, पढ़ाते हैं पीडब्ल्यू में, उतना करो लिमिटेड। उसके भी शॉर्ट नोट्स बना दो, शॉर्ट से शॉर्ट करते जाओ, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। जब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर पढ़ने में मन भी नहीं लगता और एक्स्ट्रा और टाइम लग जाता है। बिल्कुल, मेरा तो बहुत यही मतलब था। बहुत अच्छे से आपने गाइड किया कि देखो बच्चों, जितने भी लोग यहाँ पे अपने सीनियर्स को सुन रहे हैं बेटा, ये चीज़ माइंड में क्लियर आउट कर लो कि टेक्निकल के साथ-साथ हर रोज़ आपको बेटा नॉन टेक्निकल के लिए समय देना ही देना है। अब डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से आप 1 घंटा, 2 घंटा जितना भी आपको इंटरेस्ट आता है, उतनी देर आप जो है नॉन टेक्निकल को ज़रूर दीजिएगा। बट ऐसा मत कीजिए कि नहीं आज हमें सिर्फ़ टेक्निकल ही टेक्निकल पढ़ना है या फिर पूरे साल टेक्निकल पढ़ना है, लास्ट में जाके सर 2 महीने यहाँ पे कोई शॉर्ट नोट्स किसी से माँग लूँगा तो हो जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल बिल्कुल की सर। अपनी अहमियत होती है बेटा, तो उसको रोज़ आपको प्रैक्टिस में करना है। जब आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको फिर 3-4 महीने के बाद कहीं जाके फ़ील आ पाता है कि हाँ, अब मुझे नॉन टेक्निकल के जो कॉन्सेप्ट है थोड़े से अच्छे हो रहे हैं। तो बराबर दोनों पे आपको फ़ोकस करना है दोस्तों, और दोनों को आपको सिंक्रोनाइज़ेशन वे में लेकर चलना है। बिल्कुल सर, ये जरूरी भी है, यानी कि अभी हमने जितने भी बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं, हर किसी का एक चीज ये फिक्स है बेटा, ये चीज आप लोग भी समझे कि रेगुलर रखना पड़ेगा नोटेक। आप एक दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कवर नहीं कर सकते हैं। एक बिल्कुल सर। अरिंदम, इसके साथ में एक और क्वेश्चन, जैसे कि आपने एसएससी सीबीटी 1 दिया था, मैं भी आपका सिलेक्शन हुआ था, तो सीबीटी 1 में आपके कितने मार्क्स आए थे? और अगर मैं उन मार्क्स को डिवाइड करूं तो टेक में कितना था, नॉन टेक में कितना था? एक बार बच्चों को वो बताओ, ताकि ये समझ में आए बच्चों को कि कितनी मेहनत करी है किस चीज के लिए। सर मेरे CBT 1 में 152 रॉ नंबर आए थे, जो कि नॉर्मलाइज होके 155.7 हो गए थे। मेरी सेकंड शिफ्ट थी। उसमें से मेरे रीजनिंग में 50 आए थे। जीके जीएस में मेरे 32 आए थे, और मेरे ख्याल एक बस आपको रोकना चाहूँगा, रीज़निंग में कितने मार्क्स आए थे आपके? सर रीजनिंग में 50 आए थे। वेरी गुड, हैट्स ऑफ यू यार। बहुत ही अच्छा, शानदार, मतलब 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स, मतलब सर अनब्रेकेबल। मतलब रीजनिंग तो ऐसी चल रही है कि आप 50 आउट ऑफ 50 आपको लाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा अरे ना, टेक्निकल और बचे हुए सब्जेक्ट में आप मेरे को एक बार बता दीजिए, क्योंकि आवाज कट गई थी थोड़ी। टेक्निकल में मेरे 70 के करीब आए थे और जीके जीएस में मेरे 32 आए थे। और बाकी रीजनिंग तो कुशल आनंद सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने तो 25 मिनट में कर लिए थे कंप्लीट बहुत रीजनिंग ही बढ़िया। सेक्शन। यानी यानी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका कोई सब्जेक्ट खराब था, क्योंकि अगर आप जीके जीएस में 32 मार्क्स ला रहे हैं, है ना, इसका मतलब आपने नॉन टेक में एक अच्छी खासी मेहनत कर रखी है। बिल्कुल, यस कहीं न कहीं सर 50 में से 50 नंबर लाना एक बड़ी बात होती है, और वो भी एसएससी जैसे एग्ज़ामिनेशन में, क्योंकि वहाँ पे टाइम का बड़ा बाउंडेशन हो रहा है और आप बता रहे हैं कि 25 मिनट में आपने पूरा कर लिया था, दैट इज़ कमेंडेबल। तो एक चीज़ यहाँ पे सीधे-सीधे ये समझ में आ जाती है भाई कि रीज़निंग के ऊपर जितने भी इंजीनियर्स यहाँ पे देख रहे हैं, आपको बेटा कोई भी यहाँ पे थोड़ा-सा ग्लिच नहीं देना है और कोशिश करना है कि इस बार भी आपको
एटलीस्ट 40 टू 45 मार्क्स रीजनिंग में हर हालत में आपको लेकर ही आना है। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 50 जो मार्क्स हैं मतलब पूरे सिक्योर कर रहे हैं। तो अरिंदम यहाँ पे जैसे आपको अभी एमईएस डिपार्टमेंट मिला है, तो आप यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे या फिर इस ईयर आप जो है सीपीडब्ल्यूडी के लिए ट्राई करेंगे? नहीं, सी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एमईएस ही थी एक्चुअली ना। अच्छा, मैंने ओके। अपने रिलेटिव से कंसल्ट किया था, उन्होंने बोला था कि आपने अगर ईएससी देना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो आपको टाइम लग जाएगा बहुत उसमें, 2-3 साल बोले एवरेज लेके चलो, तो पहले हुँ, आप एमईएस प्रेफर करो कि एमईएस में लो, और आगे वहाँ पे वो भी खुद रिटायर हुआ अभी गैरिसन इंजीनियर पोस्ट से, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं लोग वो करने देते तैयारी, आपकी बढ़िया हो जाएगी एमईएस डिपार्टमेंट में। तो आगे मैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अभी। अभी आज थोड़ी बहुत तो हो चुकी है और करनी है कंटिन्यू ऑन। डेफिनिटली वी ऑल विश, और इंजीनियर्स वाला आपके लिए हमेशा विश करेगा कि आप जो जीवन है, जीवन की सारी ऊँचाइयों को छूइएगा और ईश्वर करे हमेशा आप इसी तरीके से आगे यानी बढ़ें। यानी सर टारगेट खत्म नहीं हो रहे हैं, एक टारगेट, बिल्कुल एक सच। एक चढ़ाई कंप्लीट हुई है और हम एक दूसरा, है ना, टॉप पॉइंट बना लिए हैं कि अब हमारा लक्ष्य वो है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है ही इन चीजों के लिए। बिल्कुल। तो अरिंदम एक चीज और, बच्चे जनरली है ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं अपने टाइम टेबल पे। जैसे कि आपको भी पता है कि है ना ईडब्ल्यू में हम लोग की अगर क्लासेस की बात करें तो हम रोज की कम से कम 2 से 3 क्लासेस रेगुलर बच्चे की चलती है। ठीक है। तो बच्चा यूं कहता है कि सर क्लासेस तो अच्छी खासी है, या हम टाइम मैनेज कैसे करें उसके लिए कि हम अपनी सेल्फ स्टडी करें और क्वेश्चन भी लगा पाए। तो आपका रूटीन क्या था अरिंदम पूरे दिन का, कि आप कैसे मैनेज करते थे, कितनी क्लास करूंगा मैं, उसके बाद कितना सेल्फ स्टडी करूंगा, कितने क्वेश्चन, कितने घंटे क्वेश्चन लगाऊंगा, नॉन टेक के लिए क्या करूंगा? तो पूरे दिन का एक शेड्यूल बच्चों को बताएं तो थोड़ा सा जूनियरों को आपके बहुत ज्यादा, है ना, सपोर्ट मिलेगा इस चीज का। एक्चुअली मैंने सब सेशन जो देखा है शो का बैच में भी और रिकॉर्डेड में देखा, तो मैं अपने स्पीड में चलता था, बढ़िया 2x में लगा के। तो पहले तो मॉर्निंग रूटीन मेरी यही होती थी कि मैं मॉक देता था एक रीजनिंग का। ये स्टार्टिंग में रीजनिंग से ही करता था हर दिन, क्योंकि स्टार्टिंग में इधर बड़ा कोल्ड होता है तो उठने का मन नहीं करता, तो रीजनिंग में थोड़ा माइंड ओपन अप हो जाता था मेरा। तो मैं सुबह पहले रीजनिंग करता था, फिर ब्रेकफास्ट के बाद अपने वो कोर्स पूरा शुरू किया। मैं एक एक सब्जेक्ट मैंने 1 बाय 1 किया है, ऐसे नहीं कि लगातार कोई 3 सब्जेक्ट चलाता है, मैंने मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट चलाए साथ में। 1 बाय 1 सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करके फिर अगले सब्जेक्ट पे जाता था, इस टाइप से किया मैंने अपना कंप्लीट। दिन की शेड्यूल मेरा यही होता था जब तक मैं फ्रेश माइंड में हूँ टेक्निकल। जब तक नींद सी आने लगी तो मैंने कोई वीडियो कोर्स में जो होती है जीके जीएस की, तो वो लगा देता था आगे लैपटॉप में हल्का बढ़िया, फुल्का चीज उठा लो। हल्की फुल्की चीज बिल्कुल। उठा लो और बैठ जाता था। फिर मैं दिन को सो जाता था, फिर रात को भी यही शेड्यूल, जब फ्रेश माइंड में टेक्निकल, और फिर जब लेजीनेस आने लगी तो जीके जीएस या रीजनिंग। मतलब टाइम का आपने पूरा यूज़ किया है, मतलब कहीं भी टाइम को वेस्ट नहीं जाने दिया है कि सोते-सोते भी। और मेरे हिसाब से सर ये कहीं न कहीं बेस्ट रिवीजन का तरीका होता है कि हमारे पास में जब जो वेस्ट टाइम हो रहा है कि हमें लग रहा है कि हाँ, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आ रहा है, तो कोई वो वीडियो लगा के रख दीजिएगा। और कहीं न कहीं वो वीडियो आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि दिमाग में कहीं न कहीं चीज़ें वो स्टिक कर जाती हैं कि हमने सोते-सोते 2-4 शब्द भी अगर सुन लिए कि हाँ, पॉलिटी या हिस्ट्री या ज्योग्राफी का कोई भी एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट माइंड में आ गया, तो वो हमारे लिए लास्ट टाइम में जाके बहुत यूज़फुल होता है, और ऐसे ही धीरे-धीरे जो कमांड है वो नॉन टेक्निकल के ऊपर हमारी बन जाती है। अच्छा अरिंदम, एक कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे जूनियर्स जो आते हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डरते हैं कि सर हम उन लोगों से कैसे कॉम्पीट करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे जिनका दूसरी बार से तीसरी बार अटेम्प्ट है और वो बाउंड्री लाइन पे जाके रुक गए हैं, सर हम उनसे कैसे कॉम्पीट कर पाएँ? सर ऐसे अगर देखा जाए तो डरने की इतनी जरूरत होती नहीं, मेरा भी फर्स्ट टाइम था और मेरे को कहीं लगा नहीं। मैंने पिछले साल का एक बार पेपर रीड किया था जब मैंने तैयारी शुरू की थी कि कितना क्या लेवल होता है, मैंने रीड किया, फिर मैंने बोला ये तो है नहीं इतना कुछ। फिर इतना इतना होता नहीं, और इसमें ऐसा मेरे ख्याल से टाइम को किसी को इतना एडवांटेज मिलता नहीं है जितना लोगों को लगता है, क्योंकि इसका सिलेबस है ही नहीं, 8 महीने से ज्यादा तो लग ही नहीं सकते। पूरा सिलेबस बिल्कुल। ही कंप्लीट है, कोई कितना ही पढ़ लेगा। जेई की लेवल बिल्कुल। का ये एग्जाम है, तो फिर कोई कितना ही पढ़ लेगा, उतना लिमिटेड ही होता है इसमें रिसोर्सेज। बल्कि मैंने CBT 2 के लिए तो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा था, ESC लेवल तक मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, AE लेवल के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, पर उसका फिर आया तो जेई लेवल का ही। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो जितने भी देखो यहाँ पे जूनियर्स और जो 2025 में बेटा जो आप पहली बार अपीयर होने जा रहे हो, तो आपको ये थॉट प्रोसेस माइंड से निकाल देना है कि आपके पास में यहाँ पे जो ड्रॉपर्स हैं उनसे कॉम्पीट करना है आपको, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी जो अपनी मेहनत है वो अपनी जगह है।
बस एसएससी जेईई के कुछ एल्गोरिदम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अरिंदम ने हर बार इस चीज़ को दोहराया कि सर एसएससी जेईई का एक पैटर्न है और क्वेश्चंस का जो एक लेवल है वो फिक्स है। तो आपको वहीं पे स्टक रहना है, आपको ऐसा नहीं है कि अपनी जो डायरेक्शन है, अपनी डायरेक्शन को भूल जाना है। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ में जितने भी यहाँ पे फ्रेशर्स स्टूडेंट सुन रहे हैं, अगर आप करेंगे तो डेफिनिटली आप भी यहाँ पे अरिंदम की तरह एमईएस या सीपीडब्ल्यूडी पा सकते हैं। बिल्कुल सर। और अरिंदम, एक बच्चों का एक और डाउट जो मेरे को भी लगता है, मैंने बच्चों को बहुत सलाह भी दी है इस चीज के लिए, पर एक बार आप ये बताइए कि जैसे कि आप टेक्निकल भी पढ़े हो, नॉन टेक्निकल भी पढ़े हो, है ना। मैं यहाँ तक समझता हूँ आपको टेक्निकल में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, नॉन टेक्निकल में केवल भगवान की दुआ से पास हो जाएं, इतने पैसे नंबर आ जाएं कि मेहनत हो जाए, है ना। तो टेक्निकल में जब आप पढ़ रहे हो तो एसएससी में सब्जेक्ट तो है, अच्छे खासे सब्जेक्ट हैं, तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे, और ऐसे सब्जेक्ट कौन से थे कि, है ना यार, इसका बस क्वेश्चन बन जाए, कैसे भी भगवान भरोसे आंसर आ जाए इसका सही से, या फिर ऐसा था कि सारे सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे थे, कि या फिर ये था कि सर 70-60% मेरे सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे, ये सब्जेक्ट मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि इनका क्वेश्चन मेरा कभी नहीं जाएगा, और ये सब्जेक्ट ऐसे थे जहां पे मैं कहीं ना कहीं लैग करता था और डर लगता था कि बस ये वाले सब्जेक्ट मेरे को दिक्कत दे सकते हैं आगे सिलेक्शन में। सर जैसे आप बड़ा अच्छा बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं और उसमें मेरे को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसके मैंने फॉर्मूले वैसे याद भी नहीं कर रखे थे, मैं खुद ही बना देता था उसी टाइम। और मतलब उसमें मैं बहुत कंफर्टेबल था, जब मैं मॉक्स भी देता था तो मैं मुश्किल से एक दो गलत हो जाते थे। मुश्किल से मुश्किल मुश्किल न्यूमेरिकल आ जाए, मैंने ईएससी लेवल लेवल के भी बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें। तो उसमें मेरे को बहुत कंफर्टेबल था। बाकी मेरी इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम में सब में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल था। कंट्रोल सिस्टम एसएससी जेई में होता नहीं है, मैंने एक बार पढ़ा था पूरा एसएससी जेई के लिए, पर उसमें मेरे को लगता था कि थोड़ा है मुश्किल। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम भी मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल था। मैं उसके लिए अभी मैंने वही तैयारी करनी है अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इसके अलावा क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके बारे में क्या, कैसा रहा कि इनके क्वेश्चन का डर था कि, क्योंकि ये वेटेज कम है पर रैंक के लिए इनकी भी नीड बहुत ज्यादा है ना। अगर आप टॉप 100 लाए हैं तो आपने कहीं ना कहीं इनको भी कोशिश तो की। तो इनमें क्या लगता है आपको कि ये बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जनरली, तो इनको आपने रट्टा मारा कि चलो रट्टा मारते हैं, या फिर ऐसा था कि इनको भी समझने की कोशिश करेंगे? एक्चुअली मेरा एक और फॉर्मूला था। मैंने जो भी सब्जेक्ट, जो भी मेरा फॉर्मूला है, मैंने लिखे हुए कॉपी में। शायद मेरे पीछे ही है शायद कॉपी ना। सारे सब्जेक्ट के सारे फॉर्मूले, सारे दिखाओ इंपॉर्टेंट है। दिखाओ, एक बार दिखाओ, देखें है तो। वो, हम्म, अगर दिख रही है यहाँ पे, मैंने हर सब्जेक्ट के हर सारे फॉर्मूला, जब होते भी एक नहीं है जेई लेवल के भी नहीं, ए लेवल के भी सारे फॉर्मूला लिखे हुए थे। और ये मैं हर दिन ही पढ़ता हूँ। डेली का इसके डेली रिवाइज। इसके इसके ना एक फोटो बना के ना, एक पीडीएफ बना के देना, है ना, तो मैं सर बिल्कुल, अब आपके जूनियर्स के टेलीग्राम लिए पे बहुत शेयर फायदा करूंगा होगा मैं। ये। बिल्कुल। सर इसको मैं डेली करता था। इसका लास्ट तक जब मेरा पूरी बन गई थी कॉपी, तब तो बहुत टाइम लगता था, तब मैंने इसको 3 पार्ट में रिवाइज करने लग गया, वरना मैं डेली करता था। इसमें मैंने सारे फॉर्मूला लिखे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं। मैं करता था और मेरा कंसेप्चुअल भी वैसे अच्छा था, मैं खुद भी बना लेता था फॉर्मूला। जब इतने बार फॉर्मूले पढ़ते तो ऐसे नहीं कि रट्टा है, थोड़ा बहुत समझ भी आई जाती है बिल्कुल। डेरिवेशन करते करते। बिल्कुल सर। एक एक छोटा सा क्वेश्चन और है अब, अरिंदम मेरा, जैसे कि आपने एसएससी का सिलेबस देखा है, बच्चे एक बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरह की चीजें पूछते हैं कि एसएससी का सिलेबस देखा है तो, जैसे अशोका बैच में आप पढ़े हैं तो आपने अदर सब्जेक्ट भी पढ़े होंगे, जैसे कि कंट्रोल आपने कहा है, तो या फिर सिग्नल सिस्टम आपने कहा, है ना, ये भी पढ़े होंगे आपने थोड़े बहुत, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो इनका बेनिफिट आपको मिला क्या एसएससी में, या फिर ये था कि अगर नहीं भी पढ़ता तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बेनिफिट तो जरूर होता है। ये थोड़ी किस्मत की बात भी हो जाती है, अगर आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो आपका कहीं ना कहीं लक फैक्टर आ जाएगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में। तो आपको ये मेरे ख्याल से वन टाइम तो पढ़ना ही है, बेसिक बेसिक पढ़ लो। चाहे कई जेई लेवल के स्टूडेंट बेसिक बेसिक नहीं पढ़ते तो उनको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो जाता है। मैंने ए की तैयारी करनी थी, उसके पेपर नहीं निकले एक्चुअली स्टेट में। तो फिर उसके लिए पढ़ा था, पर यहाँ पे काम आ गया। काम तो आता है, जरूर आता है काम। बिल्कुल, तो मेहनत तो कभी ख़ैर वेस्ट जाती ही नहीं है। तो बिल्कुल। इट वाज़ नाइस, आपका जो जर्नी है अरिंदम बहुत ही अच्छा है। ख़ास करके मेरे दिमाग में अभी वो एक पॉइंट घूम रहा है कि रीज़निंग में आपकी 50 50 में से आउट ऑफ 50 नंबर। 50। ये कमेंडेबल है कि आपने मतलब इतना अच्छा रीज़निंग किया कि
अगर कहीं टेक्निकल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है, बिकॉज़ क्योंकि मशीन पावर सिस्टम इनका सिलेबस बहुत इनफाइनाइट सिलेबस है, और कहीं भी अगर थोड़े से चांसेस बन भी जाते हैं थ्योरी में गलती हो जाए, तो आपने रीजनिंग को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि 50 में से 50 अगर आपका टोटल यहाँ पे स्कोर देखा जाए नॉन टेक्निकल को टेक्निकल से भी आगे है। एंड यू आर द फर्स्ट एस्पिरेंट्स की जो हमें ऐसा मिला कि जिसने टेक्निकल में स्कोर जो है कम किया, नॉन टेक्निकल में स्कोर बहुत ज्यादा किया है। तो लास्टली मैं आपसे सिर्फ अंतिम क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि वो गुरु मंत्र क्या था कि जिससे आपने टेक्निकल में जो है 82 स्कोर कर लिया था? सर है तो है कि पहले तो अपना जो सिलेबस है वो लिमिटेड रखना है। रीजनिंग में तो चलो सारे ही करना है, जितना है एसएससी में उतना तो करना ही करना है। उसके अलावा बाकी जगह रायता नहीं फैलाना है। और मैंने जीके जीएस में तो बहुत ही लिमिट कर दिया था। मेरे को लग रहा था बीच बीच में जब मैं मॉक्स देता था कि बड़े खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने एकदम रीजनिंग तो एकदम बेसिक, मतलब जीके जीएस एकदम बेसिक क्या, रीजनिंग के मैं डेली मॉक करता था, फुल मॉक 50 क्वेश्चन। और वो मैं कोशिश करता था 30 मिनट की, वो डेली मॉक होता था मेरा। 2 महीने तो लास्ट की मैंने किया ही, मतलब 60 मॉक कम से कम रीजनिंग के अलग से। और बाकी मैंने सिंपल मॉक भी दिए काफी। मैंने कम से कम 40-50 तो सीबीटी 1 के फुल मॉक दिए। वो अमेजिंग, भी तो वेरी गुड। वो इसका भी मैं मतलब मॉक टेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हाँ, मॉक टेस्ट के यस साथ में अब इन्हें अरिंदम एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे थे, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगाए होंगे, तो क्या लगता है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है बच्चों को, कि बस केवल पढ़ाई करो, क्लास करो और सिलेक्शन हो जाएगा, या पीवाईक्यू भी बहुत मैटर करता है इस चीज के लिए कि सिलेक्शन लेना है तो पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे? सर, सिलेक्शन लेना है तो पीवाईक्यू तो मस्ट है। बाकी कुछ करो ना करो पीवाईक्यू तो करने ही पड़ेंगे। और ऐसे नहीं कि सिर्फ एसएससी के करने हैं, सारे करो, एसएससी, ईएससी, रेलवेज, आरआरबी। क्योंकि मेरे को याद है कम से कम लास्ट पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे हुए जिनमें मेरा थोड़ा, मैंने पीवाईक्यू लगाया वो, और मेरा फिर भी थोड़ा डगमगा गया सीबीटी 2 में। एक स्टेपर मोटर का क्वेश्चन था जिसमें दो फॉर्मूलाज में सबको बड़ी कंफ्यूजन थी, क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली, फॉर्मूलाज अलग इसके ऊपर अलग बाद अलग। में क्लैरिफिकेशन भी दिया था। हाँ जी, सबको लग वो रहा था वाले। कि एसएससी वालों ने गलत आंसर दिया, एग्जैक्टली उन्हीं का आंसर सही था। यस सर, वो। और मेरे को लगता है कि वो मेरे को स्टैंडर्ड बुक से वो वेरीफाई कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो मेरा वो वाला क्वेश्चन गलत था। और एक और क्वेश्चन था जिसमें डायग्राम दिया था, मेरे ख्याल से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का था वो। उसमें ग्राफ सा दिया था और पूछा था कि कौन सा सिग्नल है। वो मेरे को याद है, मैंने एक बार किया था, मेरा गलत हुआ था। फिर मैंने फिर से किया था, फिर ठीक हुआ। इस पेपर में मैंने किया, वो गलत हो गया। तो मेरे को लग रहा है मैंने पीवाई की शायद कम रिवाइज की। बिल्कुल, तो पीवाईक्यू का एक बहुत ही अपना जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, पीवाईक्यू का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है, और एसएससी जेईई का एक नेचर होता है कि अगर आप हर साल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% तक तो क्वेश्चन है आपको हूबहू थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। और कहीं न कहीं एक हमें आइडिया भी लग जाता है कि जो क्वेश्चन्स हैं हमारे किस कॉन्सेप्ट के अराउंड जो है आपके निकल के आ रहे हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पे जैसा कि अरिंदम ने बताया, तो सभी से मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप 3 से 4 बार जो पीवाईक्यू उनको ज़रूर लगाइएगा, और 2007 से लेके 2024 तक के सभी लगा लेना है। कोई 10 साल या 5 साल के मत लगाइएगा। तो टोटल जो पीवाई, और बहुत ज़्यादा है भी नहीं इलेक्ट्रिकल में, अगर आप थोड़ा-थोड़ा लगाएँगे हर एक दिन करके तो आई थिंक 2 महीने में वो कंप्लीट हो जाएँगे। तो ये जो पीवाईक्यू यहाँ पे एक बहुत ही आपका जो की रोल है, की रोल बेटा यहाँ पे प्ले करते हैं सिलेक्शन के लिए, जैसे कि यहाँ पे अरिंदम ने भी बताया। तो इट वाज़ बिल्कुल। अमेजिंग अरिंदम, आपकी जो जर्नी है यहाँ पे काफ़ी कमेंडेबल है। और जो आपने खास करके नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पे जो गुरु मंत्र बताए हैं, वो आपके जूनियर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। एंड वी वुड बिल्कुल। एक्सपेक्ट कि इस बार भी जो कोई ना कोई ऐसा एस्पिरेंट निकल के आए जो 50 में से 50 जो नंबर है यहाँ पे रीजनिंग में लेके आए। एंड हेड्स ऑफ यू, आपने इंजीनियरिंग की वो कहावत सही कर दी कि हाँ यस, आई एम अ इंजीनियर, और एप्टीट्यूड और रीजनिंग मेरे टिप पे रहते हैं। वो आज यहाँ पे सबको देखने को मिल गया कि यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 ही आपने स्कोर कर दिया। दैट्स अमेजिंग। एंड लास्टली गाइस, यहाँ पे अरिंदम पीडब्ल्यू हमेशा आपके लिए विश करेगा फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप जो भी आपके आगे आने वाले जीवन में उद्देश्य हैं, आप उनको सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे जो है गेन करिएगा। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सर, थैंक यू अरिंदम सर। एक लास्ट टिप बच्चों के लिए, जो लोग बच्चे चाहते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके जूनियर हैं, तो क्या टिप देना चाहेंगे लास्ट में कि बेटा ये कर लो, सिलेक्शन कंफर्म है? मेरी टिप तो पहले तो यही रहेगी कि फॉर्मूला जो पढ़ रहे हो कहीं लिखो और रिवाइज करो डेली। और रिवीजन मस्ट है, जो आप पढ़ रहे हो 1 हफ्ते बाद भी रिवाइज करो, 1 महीने बाद भी रिवाइज करो, जहाँ पे नोट्स बना रहे हो रेगुलरली उनको जॉट डाउन करो, थोड़ा देखते रहो ऊपर से ताकि दिमाग से स्लिप हो ना हो। और बाकी मेरी लास्ट एडवाइस ये रहेगी कि फोकस एक दो एग्जाम में करो, बहुत ज्यादा सारे एग्जाम भरने की जरूरत नहीं है।
मैंने भी खुद सिर्फ एसएससी जेई साल में, बल्कि बहुत एग्जाम निकलते, मैंने 2-3 ही भरे थे जिनमें मेरे को जेन्युइनली इंटरेस्ट था। ऐसे नहीं कि सीजीएल आ रहे तो सीजीएल के भी फॉर्म भर दिए या सारे आ रहे हैं। तो मैंने बस एसएससी जेई के लिए मैंने फोकस था, मैंने सोचा पहले ये कर लेते हैं फिर आगे ईएससी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं कि बहुत ही सारी सारी जगह अपना अटेंशन डाइवर्ट करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिलेबस का डिफरेंस तो हर जगह होता ही है, खासकर नॉन टेक वाले पोर्शन में, या कई सब्जेक्ट्स में कई जो होते हैं पेपरों में, जैसे एचपीसीएल के मैंने वो दिए थे, बल्कि उनमें 2-3 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं। मेरे को लगता है उनमें भी मैंने काफी टाइम वेस्ट किया कि अगर मैं एसएससी जेई में फोकस करता तो क्या पता और अच्छा रैंक आ जाता। पर मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं हो रहे ऐसे, क्योंकि मैंने आगे भी प्रिपरेशन करनी है। पर बिल्कुल। ऐसे है कि जो जेई के स्टूडेंट्स है खासकर, वो कम से कम सीजीएल वगैरह के पेपर ना दे, उनके बहुत कंपटीशन होता है, उनके बच्चे डेडिकेटेड पढ़ते हैं, तो वहां पे ना रायता ज्यादा ना फैलाए, बस ऐसे थे जी जेई या अपने जेई के एग्जाम्स में फोकस करे। बाकी जो होते हैं क्लरिकल भी ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की, फोकस करे हो जाएगा, इतना टफ नहीं है जो लगता है। बस थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, टफ नहीं है, सिलेबस इजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। हाँ, ये फोकस आपको करने की नीड भी है। बच्चों, आप लोग जो भी सुन रहे हैं तो ये चीज हमेशा याद रखें, पहले अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें टेक्निकल वाले एग्जाम्स में रहना है या नॉन टेक वाले में। अगर आप दोनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं पे भी कहीं सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि नॉन टेक में जैसा अरिंदन ने भी कहा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और वहां के लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। आपको मैं थोड़ा सा रेशियो बता दूं, तो अगर आप एसएससी की बात करो या किसी भी टेक्निकल एग्जाम की बात करो, तो मैक्स टू मैक्स 2 लाख बच्चे, 2-2.5 लाख बच्चों से ज्यादा कभी कोई एग्जाम नहीं देता। जबकि नॉन टेक्निकल का एक छोटा सा एग्जाम में भी 20 से 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो कंपटीशन का एग्जैक्टली। लेवल बहुत ज्यादा बदल जाता है, और वहां के बच्चे डेडिकेटेड हैं उससे एक एग्जाम के लिए, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जबकि आपके पास बहुत सारे डाइवर्जन होते हैं कि आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए अपना टारगेट फिक्स लेके चलना है कि हमें ये टेक्निकल में ही रहना है और हमें टेक्निकल के एग्जाम भरने हैं। इसके अलावा बिल्कुल। अरिंदम, मुझे लगता है कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट भी करेगी, क्योंकि आपने एक साल में ही एक ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में एमईएस में AIR 1 AIR 100 लिया है, जिसमें नॉन टेक्निकल में आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया है और टेक्निकल में भी आपने उतना ही अच्छा परफॉर्म किया है। और जिसमें नॉन टेक्निकल में रीजनिंग की बात करें तो जैसे अमृत सर कह रहे हैं कि भाई हेड्स ऑफ है, 50 में से 50 रीजनिंग में। तो ये जर्नी आपकी बहुत बच्चों को मोटिवेट भी करेगी। कुशल भैया तो अलग से खुश होंगे आपके लिए कि भाई 50 में से 50 मैंने एक बच्चा ले आया है मेरा, है ना। तो ये बहुत जरूरी भी है कि बच्चों को ये चीज पता रहे कि भाई आपको नॉन टेक्निकल पे भी उतना ही फोकस रखना है। एक छोटा सा फेवर और चाहिए होगा अपने अरिंदम आपका, आप लोग हमारे टेलीग्राम पे तो जुड़े हैं ही हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपके जूनियर्स हैं, है ना, उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे टेलीग्राम पे वो लोग कमेंट करते रहते हैं, परेशानी होते रहते हैं, या फिर कोई डाउट होता है, तो एक फेवर आपको ये रखना है कि अपने जूनियरों के लिए भी कुछ अच्छा करते रहना है, क्योंकि आप पढ़ तो रहे ही हैं, सिलेक्शन के लिए आप तैयारी करोगे, तो अपने जूनियरों को इतना सपोर्ट करें कि उनको भी बीच बीच में गाइड करते रहें कि क्या करना है उन्हें, कहीं डायरेक्शन में भटक तो नहीं रहे हैं। तो इस तरह की गाइड आप करते रहें हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू यू एंड योर फैमिली, थैंक यू सर। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर में आपका फिर से इंटरव्यू लूं, जिसमें आप कहें कि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल लिया है सर। सर आपकी मेहरबानी रही, आपकी दुआएं ली रही तो जरूर निकालेंगे, पूरी कोशिश भी करेंगे। नहीं, डेफिनेटली आपका जो हार्ड वर्क है काफ़ी अच्छा है बेटा। तो हमें लगता है कि आप डेफिनेटली जब इतना अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे एंड डेफिनेटली आप जो है टॉप 100 में तो नहीं, वहाँ पे आप टॉप 50 में ही आइएगा। इवन दो हम ये विश करते हैं कि आप टॉप 10 में वहाँ पे आइएगा और इसी तरीके से अपना नाम और अपने फैमिली का नाम रोशन कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच अरिंदम एंड आपकी जो जर्नी है डेफिनेटली इस बार आपके जो जूनियर्स आएँगे यहाँ पे इंटरव्यू, वो ये कह रहे होंगे कि अरिंदम सर की जो स्ट्रैटेजी थी हमारे पास में बहुत ज़्यादा काम आई, स्पेशली इन रीजनिंग। मैं याद रखूँगा इस चीज़ को कि स्पेशली रीजनिंग में किस तरीके से उन्होंने मैक्सिमम स्कोर किया है। जी ओके, सर। चलिए, सो तो थैंक यू यहीं सो पे मच। मिलते थैंक हैं यू सर। एक और इंटरव्यू के साथ तभी। और अरिंदम, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच। ओके।